प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूं, उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, एवं जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा शिक्षण अभ्यास। शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम अध्यापकों को क्यों संपन्न किया जाता है, क्यों कराया जाता है, इसके क्या लाभ है और हम किस प्रकार शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम को सीख करके बच्चे को अच्छा अध्यापन करा सके, अच्छा ज्ञान दे सके, इसके लिए शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा शिक्षणार्थियों को जो प्रशिक्षण के माध्यम से कई प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अध्यापन के कार्य करने के लिए महाविद्यालय में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया है, उनको हम शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम सिखाते हैं ताकि वो विद्यालय में जाकर के ठीक प्रकार से शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को अध्यापन कार्य करवा सके। उन बच्चों में ऐसे गुणों को प्रेषित कर सके जो देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ही प्रगति के सहयोग में अपना योगदान दे सके। ऐसे कार्यक्रमों को हम विभिन्न शिक्षण अभ्यास के माध्यम से युक्तियों के द्वारा, कौशलों के द्वारा, शिक्षण सूत्रों के द्वारा, शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा, विभिन्न प्रकार से संसाधनों के द्वारा ऐसा कार्यक्रम हम अपनाते हैं ताकि हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके। इसलिए हम आज जो शिक्षण अभ्यास के दौरान हम उनकी विशेषताओं को या उद्देश्यों को बताने का प्रयास करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि आपको विश्वविद्यालय से नियुक्त सिलेबस के अनुसार मैं प्रत्येक इकाई को समझाते हुए पूर्ण आपका पाठ्यक्रम करवाऊं और आशा है आप इस वीडियो को जो रोजाना मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं उसको आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे ताकि हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो सके। हम चलते हैं शिक्षण अभ्यास के कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसमें प्रयोगात्मक पक्ष से संबंधित हमारा कार्यक्रम होता है। प्रयोगात्मक जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम सैद्धांतिक ज्ञान तो हम देते ही हैं, लेकिन प्रायोगिक ज्ञान भी विद्यार्थियों को हम अपनाएं। जब हम सैद्धांतिक ज्ञान के अनुसार अध्यापक शिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार का जो अभ्यास है वो कराता है, लेकिन वो प्रयोगात्मक पक्ष के रूप में वो विद्यालय में जाकर के, स्कूल में जाकर के इसका प्रयोग करें। किस प्रकार से, कौन सी टेक्निक से बालकों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार वो व्यवहारगत परिवर्तन उनके द्वारा कर सके, ऐसे प्रयोगात्मक पक्ष को देखते हुए हमें कई प्रकार का ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए। इन अभ्यास के दौरान ही हम इन सारी गतिविधियों को सिखा सकते, क्योंकि किताबी ज्ञान तो हम देते ही है, लेकिन किताबी ज्ञान के अनुसार हम कौन कौन से कौशलों को उनमें विकसित करें, कौन कौन से सिद्धांतों को उनको बताएं, किस प्रकार से हम पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से हम जोड़ें, किस प्रकार से कौन सी विधि का उपयोग करें, ये प्रयोगात्मक पक्ष से संबंधित होता है। जब तक बालक इन सारी चीज़ों को सीखेगा और सीखने के पश्चात प्रयोगात्मक रूप से इसका प्रयोग करेगा, जाकर के अभ्यास करेगा, तभी हम इस पक्ष के अंतर्गत इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोगात्मक पक्ष से संबंधित भी कार्यक्रम करवाए जाते हैं। दूसरा है प्रभावी शिक्षण। प्रभावी शिक्षण के अनुसार अगर हम देखें तो प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत हम
तब तक हम अपने शिक्षण को अच्छा नहीं बना सकते जब तक हमें कुछ ज्ञान, उन उद्देश्यों को हम नहीं सीखेंगे। हमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। ये सब शिक्षण अभ्यास के दौरान हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं ताकि वो इन उद्देश्यों को प्राप्त करके और अच्छा शिक्षण करवा सके। क्योंकि ज्ञान, बोध, अबोध, प्रयोग, कौशल आदि जब तक इनमें नहीं आएंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रयोगात्मक पक्षों को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम व्यवहार में परिवर्तन ला सकते, विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी प्रभावी शिक्षण कराने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी का ज्ञान, सहायक सामग्री का ज्ञान, उद्देश्यों का ज्ञान, कौशलों का ज्ञान भी होना अति आवश्यक हो जाता है। तभी हम प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ सकते। इसलिए हमें प्रभावी शिक्षण कराने के लिए इन सारे उद्देश्यों को सीखना या इन सारी क्रियाविधि को सीखना अति आवश्यक हो जाता है, जो अध्यापक के द्वारा शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम में सिखाया जाता है। क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से भी हम बात करें तो हमारे शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम वो क्रमबद्ध एवं सुसंगठित होना चाहिए। सर्वप्रथम हम जो भी हम कार्यक्रम शिक्षण अभ्यास के दौरान करते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से हमें करना चाहिए। किस प्रकार से हम प्रस्तावना प्रश्न पूछे और किस प्रकार से हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हुए जो भी हमारे पूर्व ज्ञानों और नवीन ज्ञान को हम उन क्वेश्चनों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें और हमें उत्तर की प्राप्ति करने का प्रयास करें। जब भी हम प्रश्न करते हैं उसको किस प्रकार छात्र उनका उत्तर दे सके या निरुत्तर हो जाता है तो किस प्रकार हम पाठ का विकास करें, एक क्रमबद्ध रूप से ही सुसंगठित हो सकता है। जिसके बाद हम प्रश्न करने के बाद हम उनको फिर विकासात्मक प्रश्न करें, विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर हम पाठ का विकास करें, पाठ के विकास के बाद कितना कुछ उनने उसमें बोध किया है, कितना उसने सीखा है, उनमें से फिर बोध प्रश्नों का प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद फिर मूल्यांकन प्रक्रिया तक हम जाएं। तो ये क्रमबद्ध सुसंगठित रूप से कार्यक्रम चलता है। ये सारे शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो विद्यार्थियों को क्रम से अनुसार हमें सरलता से कठिनाई की ओर, सरलता से कठिन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें पहले सरल प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए, फिर कठिन प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम क्रमबद्ध रूप से अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से इन शिक्षण अभ्यास के दौरान सारी व्यवस्थाएं करते हैं और इस स्तर को बनाए रखते हैं। अगला है वास्तविक शिक्षण स्वरूप का संगठन। वास्तविक शिक्षण स्वरूप का संगठन का अर्थ ये होती है जो भी हम वास्तविक जो शिक्षण कराते हैं, आज हम देखते हैं जो भी हमने शिक्षण किया है या पढ़ा है उसको वास्तविक रूप से किस प्रकार से हम व्यवस्थित करें। वास्तविक शिक्षण का अर्थ है कि हम उस चीज का प्रयोग करके उसको बताएं, कितना हमने सीखा है, कितना हमने हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, क्या वास्तविक रूप से वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। ये वास्तविक रूप शिक्षण के स्वरूप के अंतर्गत आता है। अध्यापक हमें सिखाता है, विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान हमें देता है, विधि प्रविधि तकनीक का ज्ञान देता है, नवाचार का ज्ञान देता है, लेकिन वास्तविक रूप से हमने कितना उसको ग्रहण किया है, उसका प्रयोग भी हमें समय समय पर करता रहना चाहिए। इसलिए ये वास्तविक शिक्षण स्वरूप में भी ये शिक्षण अभ्यास के दौरान बात बताई जाती है। सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग, जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है उसका व्यावहारिक प्रयोग भी हमें समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है। क्योंकि किताबी ज्ञान जो भी हम पुस्तकों में हमारे जो सिलेबस के अनुसार विषय वस्तु है उसको तो अध्यापक सिखाता ही है, लेकिन उसका प्रयोग हम किस प्रकार से व्यापक रूप में करें, इनका प्रयोग भी अध्यापक हमें सिखाता है कि इनका प्रयोग करके हम अच्छे गुणों को विद्यार्थियों को किस प्रकार से बता सकते हैं, कैसे उनका विकास कर सकते हैं, कैसे शिक्षण विधि का प्रयोग जिस कक्षा का उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जो कार्यक्रम है वो व्यवहारिक परिवर्तन के अनुसार किया जाता है, उनमें गुणों को प्रेषित किया जाता है, विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान उनको दिया जाता है, सामान्य उद्देश्यों का ज्ञान उनको दिया जाता है, तभी वो सामान्य ज्ञान से व्यवहारगत ज्ञान की ओर बढ़ता है, उनका प्रयोग किया जाता है। ये सब शिक्षण अभ्यास के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को महाविद्यालय में जो भी अध्यापक उनको शिक्षण करा रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो इन सारे गुणों को विकसित उनको करता है ताकि विद्यार्थियों में सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय में जाकर के उनका प्रयोग कर सके और ठीक प्रकार से शिक्षण करवा सके। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अनिवार्य पक्ष। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ये जो शिक्षण अभ्यास है वह अनिवार्य पक्ष होता है
क्योंकि महाविद्यालय में कई प्रकार की ट्रेनिंग विद्यार्थियों को दी जाती है, प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है। जो भी पाठ्यक्रम शिक्षण प्रशिक्षण में इनका बनाया जाता है वो अनिवार्य होता है। अगर ये पाठ्यक्रम इनके अनुसार नहीं सिखाया जाए या नहीं बनाया जाए तो अध्यापक पूर्ण रूप में नहीं बन सकता। इसलिए हमें ट्रेनिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों को इनमें प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जब तक शिक्षा में ये कौशल विकसित नहीं होंगे वो ठीक प्रकार से पाठ का विकास नहीं कर सकता, ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं करवा सकता, ठीक प्रकार से अध्यापन कार्य नहीं करवा सकता। इसलिए हमें शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, अनिवार्य रूप से ये सिखाना चाहिए, शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम सिखाना चाहिए, ताकि वो विभिन्न प्रकार के पाठ का विकास, प्रश्न पूछने का तरीका, उदाहरण देने का तरीका, विभिन्न प्रकार से उद्दीपन परिवर्तन, आरोह अवरोह और जो भी हमारे विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका, प्रभावशीलता के गुण उनमें होने चाहिए, कैसे हम छात्रों तक अपनी बात संप्रेषण का जो हमारा तरीका है वो ठीक प्रकार से होना चाहिए। ये सारा जो कुछ है वो पाठ्यक्रम के अनुसार अनिवार्य रूप से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चलता है, इसलिए अनिवार्य पक्ष के रूप में ये माना गया है। स्तर के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग, अगला देखा तो हम स्तर के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। जिस प्रकार की हमारी स्तर के अनुसार क्लास है, छोटी क्लास है या बड़ी क्लास है, 5वीं क्लास है, 6ठी 7वीं 8वीं, जो भी हमारी स्तर के अनुसार क्लास है, उसी प्रकार के बच्चों को हमें शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि जब तक टीचर में नहीं आएगी तब तक वो ठीक प्रकार से पाठ का विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए शिक्षण विधि का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। शिक्षण विधि, प्रविधि, युक्तियों का ज्ञान एक शिक्षक को होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि स्तर के अनुसार जो भी स्तर बालक का होता है, जिस प्रकार से बालक पढ़ना चाहता है, जिस विधि से वो पढ़ना चाहता है, अध्यापक का कर्तव्य होता है वो उनके स्तर के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करे, उनको ज्ञान प्रेषित करे, अध्यापन का कार्य करे। इसलिए इन सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना अध्यापक के लिए आना चाहिए, जो कि शिक्षण अभ्यास के दौरान उनको सिखाया जाता है। जैसे बच्चे छोटी कक्षा है तो वो कहानी विधि से पढ़ना चाहते तो कहानी विधि उनको आनी चाहिए, या खेल विधि से सीखना चाहते तो खेल विधि उनको आनी चाहिए, या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दीजिए तो समस्या समाधान विधि आनी, या विज्ञान कोई हमें पढ़ा रहे हैं तो प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग, या कोई हिंदी पढ़ा रहे तो आगमन निर्गमन विधि का प्रयोग आना। जो भी हमारी जो विधि है उनका जो ज्ञान है वो अध्यापक में होना चाहिए। ये टेक्निक हमारी शिक्षण अभ्यास के दौरान उनको हमें बताना चाहिए, तभी एक अच्छा अध्यापक वो बन सकता है। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान विधि, प्रविधि, युक्तियों एवं तकनीकियों का ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए, ताकि वो स्तर के अनुसार शिक्षण करा सके, इनका प्रयोग कर सके। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का भी ज्ञान इनको सिखाया जाना चाहिए। किस प्रकार शिक्षण अधिगम जो भी सिखाया जाता है, शिक्षण के जो भी सामग्री के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, किस प्रकार हम सहायक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं, या अधिगम को ठीक प्रकार से सरल भाषा में किस प्रकार से समझा सकते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है वो शिक्षण के अंतर्गत आती है। जो शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत हमें सारी चीज सिखाई जाती है, कौन से शिक्षण बिंदु में कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए और कौन सी सहायक सामग्री कब प्रदर्शित की जाए, प्रदर्शन करने का तरीका क्या होता है, बनाने का तरीका क्या होता है, कौन से शिक्षण बिंदुओं में कैसी सहायक सामग्री बनानी चाहिए, कब उनको लगाना चाहिए, ये सारा जो प्रयोग है वो शिक्षण अभ्यास के दौरान हमें सिखाया जाता है, ताकि हमारा शिक्षण प्रभावी रूप से अच्छा हो सके, अधिगम बच्चे अच्छा सीख सके, ठीक प्रकार से अध्यापन कार्य कर सके। ऐसे निर्माण की बात भी हम शिक्षण अभ्यास के दौरान करते हैं, क्योंकि जो भी शिक्षण सामग्री होती है वो प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। हम जो भी उनमें प्रदर्शित कर रहे हैं, छात्र उनसे सहभागिता से जुड़े, और सहभागिता से अगर अध्यापक उनसे प्रश्न पूछ रहा है तो उनसे अध्यापक उन प्रश्नों के छात्रों से उत्तर प्राप्त करे, उत्तर प्राप्त करने के बाद ही हम उनसे संतुष्ट हो जाए और उनके बारे में हम पाठ का विकास करें। ये सब शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण के अंतर्गत ही सारी बातें आती है, और हमें किस प्रकार से हमें सहायक सामग्री का निर्माण का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे उनको निर्माण करें और कैसे उनका प्रदर्शन करें, ये सब इसके अंतर्गत है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक पक्ष से परिचित कराने के। अगर उद्देश्यों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक पक्ष से परिचित कराना, जो भी हमारा मनोवैज्ञानिक पक्ष है उनसे परिचित कराना भी हमारा परम उद्देश्य हो जाता है।
क्योंकि छात्र तो हमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना चाहिए। कक्षा में कई प्रकार के छात्र होते हैं जो कि हमें उनकी रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता क्या है, इनका हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालों की हम रुचियों को जाने, बालक किस प्रकार से सीख सकता है, ऐसे ज्ञान मनोविज्ञान परीक्षणों का ज्ञान भी एक अध्यापक में होना चाहिए, जो कि शिक्षण अभ्यास के दौरान हम उनको बताते हैं कि उनका जो भी परीक्षण है वो कैसे कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस सिद्धांत पर हमें शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम को देना चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, किस प्रकार हम पढ़ा सकते उनको हम बता सकते। ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण उनको करके और साइकोलॉजिकल अध्ययन करके बालकों का ज्ञान हम प्रदान करें, क्योंकि रुचि के अनुसार हम अगर ज्ञान प्रदान करेंगे तो ही हमारा ज्ञान जो ठीक प्रकार से रहेगा। इसलिए हमें उसकी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार ही हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। शिक्षण कार्य के प्रति आत्मविश्वास विकसित करना, शिक्षण कार्य के प्रति आत्मविश्वास विकसित करना भी हमारा उद्देश्य होता है कि शिक्षण कार्य के प्रति आत्मविश्वास हो। जो भी हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं या बालक कोई विद्यालय में जाकर के शिक्षण कार्य करा रहा है तो उनमें आत्मविश्वास विकसित हो। जब तक वो प्रैक्टिकल या प्रायोगिक कार्य उसमें नहीं करेगा, स्वयं उसको जाकर के नहीं पढ़ाएगा, तब तक आत्मविश्वास विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हमें उसके प्रयोग करने के लिए शिक्षण अभ्यास प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय में पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए, और भेजने के पश्चात वो पाठ का विकास किस प्रकार से कर रहा है, छात्रों में सहभागिता किस प्रकार से ला रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका उसका क्या है, उत्तर प्राप्ति का तरीका क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशलों का प्रयोग वो कर रहा है या नहीं कर रहा, और कई प्रकार से और भी अन्य जो कौशल है उनका प्रयोग वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, शामपट कौशल का प्रयोग कर रहा है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर रहा है, या उदाहरण कौशल का प्रयोग कर रहा है, या व्याख्या कौशल का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा। इन सारी चीजों में शिक्षण के कार्य के प्रति आत्मविश्वास तभी जागृत होगा जब वो पढ़ाई के लिए विद्यालय में जाएगा, वो स्वयं पढ़ाएगा, स्वयं समस्याओं को समझेगा, स्वयं उनके सामने जो समस्या उसका निदान वो करेगा। ऐसे जो आत्मविश्वास जागृत करने का तरीका भी शिक्षण अभ्यास के दौरान उद्देश्यों में माना गया। विभिन्न रूपों में भूमिका निर्वहन के योग्य बनाना, और विभिन्न रूपों में भूमिका निर्वहन के योग्य बनाने के लिए भी हम कार्यक्रम को अपनाते हैं कि किस प्रकार विभिन्न रूपों में भूमिका निर्वहन के योग्य उनको बनाया जाता है। कि अध्यापक का कार्य होता है कि वो विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, क्योंकि समाज का पूरा जो विश्वास होता है वो अध्यापक पर होता है। वो अध्यापक उनका संपूर्ण विकास करे, शैक्षिक विकास बालक का करे, धार्मिक विकास बालक का करे, शारीरिक विकास बालक का करे, आध्यात्मिक विकास बालक का करे, राजनीतिक विकास बालक का करे, धार्मिक विकास या आर्थिक विकास भी बालक का करे। ये सारे जो भी है पक्ष है उनको मजबूत करने का तरीका एक अध्यापक का होता है। अध्यापक की भूमिका होती है कि बालक को अच्छा नागरिक वो बनाए, सर्वांगीण विकास बालक का करे, सर्वांगीण विकास करते हुए बालकों में वो गुण प्रेषित करे ताकि बालक समाज के उपयोगी सिद्ध हो सके, देश के काम आ सके। ऐसी जो सारी प्रक्रियाएं विभिन्न रूपों में जो हमें भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों के उद्देश्यों में इसमें बताया गया कि शिक्षण अभ्यास के दौरान हम कई प्रकार के कौशल उनको सिखाएं, और कौशलों के शिक्षण सूत्रों को उनको बताएं, शिक्षण सूत्र शिक्षण सिद्धांतों को उनको बताएं, कई प्रकार से उदाहरण देने का तरीका हम बताएं, पाठ का विकास वो किस पाठ पढ़ना और पढ़ाने का तरीका हम उनको बताएं, किस प्रकार से वो मूल्यांकन कर सकता है ये तरीका उनको बताएं, किस प्रकार से हम बीच बीच में वो उनका निरीक्षण कर सकता है ये भी तरीका उनको बताएं, मूल्यांकन पेपर किस प्रकार से हम उनको निर्माण करा सकते हैं ये तरीका उनको बताएं। तो वो जो भी अध्यापक जो बनना चाहता है, जो ट्रेनिंग ले रहा है शिक्षण अभ्यास के दौरान, वो अध्यापक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, उन सारे जो कार्यक्रम है वो विकास की दृष्टि से उनको समझाने का प्रयास करें ताकि वो विभिन्न रूपों में भूमिका निर्वहन के योग्य बन सके, ऐसे कार्यक्रम को अपना सके ताकि शैक्षिक समस्या उनको आए, उनका स्वयं समाधान कर सके। क्योंकि जब विद्यालय में वो जाएगा तो विद्यालय के प्रबंधन की जो भी जिम्मेदारी है वो भी अध्यापक पर आ जाती है, विद्यालय की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उनको आ जाती है, कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनको आ जाती है, किस प्रकार से हम कक्षा कक्ष की व्यवस्था करें, किस प्रकार से अनुशासनहीनता कोई बालक कर रहा है उस अनुशासन को रोक सकते,
इन सारी चीजों में विभिन्न रूपों में भूमिका निर्वहन के योग्य बनाना भी हमारा परम उत्तरदायित्व हो जाता है कि ऐसा कार्यक्रम विद्यार्थियों को दे शिक्षण अभ्यास के दौरान, ताकि वो विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन के योग्य बन सके। ऐसे कार्यक्रमों में बताना चाहिए। समस्या समाधान के स्वरूप से परिचित कराना। समस्या समाधान के स्वरूप से परिचित कराना भी हमारा एक जो भी अहम हिस्सा इसके अंतर्गत आता है कि समस्या समाधान के स्वरूप से परिचित कराना भी हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि किस प्रकार से हम अध्यापक को इसके योग्य बनाएं। समस्या समाधान, क्योंकि विद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं हमारी आती रहती है, प्रशासनिक समस्याएं हमारी आ जाती है, विद्यार्थियों की समस्या हमारे पास आ जाती है, पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या, विषय वस्तु से संबंधित समस्या आ जाती है, वातावरण से संबंधित समस्या आती है, सामाजिक तौर पर और अन्य समस्या भी कई प्रकार की आ जाती है। उन समस्या समाधान के स्वरूप से परिचित कराना भी हमारा उद्देश्य माना गया है कि ऐसे गुण हम छात्रों में विकसित करें ताकि जब अध्यापक की ट्रेनिंग हम दे तो प्रशिक्षणार्थी को इस प्रकार से समस्या समाधान की बातें बताए तो निर्देशन और परामर्श के अनुसार उनको गाइडेंस प्रदान कर सकते, उनको निर्देशन प्रदान कर सकते, उनको परामर्श दे सकते। ऐसे गाइडेंस को हमको समय समय पर प्रशिक्षणार्थी को प्रदान करते रहना चाहिए ताकि समस्या समाधान के स्वरूप से वो परिचित हो सके, क्योंकि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन के द्वारा हम कई प्रकार से जीवन भर तक हम गाइडेंस दे सकते। ये अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्देशन जो है सलाह, वो निर्देशन हमारा कहलाता है। इसलिए हम समय समय पर प्रशिक्षणार्थियों को अध्यापक के द्वारा जो हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, सीनियर अध्यापक होते हैं या विद्वान जो साथी होते हैं, उनके द्वारा समय समय पर उनको निर्देशन और परामर्श दिया जाता है। उन निर्देशन और परामर्श के अनुसार समस्या का हम समाधान कर सकते। ऐसी ट्रेनिंगों के माध्यम से उनको सिखाया जाता है ताकि वो समस्या समाधान के स्वरूप से परिचित हो सके और जो भी समस्या उनका वो निराकरण कर सके। ये भी एक बात इसके अंतर्गत आती है। कक्षा कक्ष की योग्यता को विकसित करना। कक्षा कक्ष की योग्यता जो भी है हमारी, जो भी विद्यार्थी कक्षा कक्ष में बैठे रहते हैं उसकी योग्यताओं को कैसे विकसित किया जाए, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था हम करें। हमारी जो सामग्री होती है, पढ़ाने का जो संसाधन होते हैं, उनको एक व्यवस्थित तौर पर एक स्थान पर रखें ताकि हमारी कोई भी दिक्कत हमें पढ़ाई के दौरान नहीं आए। चौक, डस्टर, पॉइंटर, जो भी हमारे विषय वस्तु की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो होनी चाहिए। ये हमारे शिक्षण अभ्यास पुस्तक जो हमारे है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे संसाधन, सहायक सामग्री हमारे पास होनी चाहिए या कोई नवाचार के माध्यम से हमारे संसाधनों से हम बताना चाहे वो भी हमारे होने चाहिए, या कोई लाइट से कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है वो भी हमारे चालू है नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं कक्षा कक्ष की योग्यता को विकसित करने के लिए होती है। पहले से ही हमें सारी चीजें व्यवस्थित करनी चाहिए ताकि हमारी पढ़ाई के दौरान या शिक्षण के दौरान कोई भी दिक्कत हमारी नहीं आए। ऐसे विकास की दृष्टि को देखते हुए हमें कक्षा कक्ष का प्रबंधन या कक्षा कक्ष की योग्यता का विकास करना चाहिए। व्यावसायिक दायित्वों के निर्वाह के योग्य बनाना। व्यावसायिक दायित्वों के निर्वाह के योग्य बनाने के लिए हमें कई प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को समझाना होगा। शिक्षण भी एक व्यवसाय है। इस शिक्षण व्यवसाय को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते, किस प्रकार इसकी उन्नति कर सकते, किस प्रकार से हमें इनको व्यवस्थित तरीके से और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेते हुए सीख सकते हैं। ये व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन करना एक अध्यापक के लिए आना चाहिए कि किस प्रकार हमारे दायित्वों को हम निभाएं और कि अच्छी प्रोग्रेस के लिए, अच्छी उन्नति के लिए, अच्छी हम संस्थानों में प्रवेश लेकर के उच्च डिग्री हम प्राप्त करें और उनकी व्यवस्था हम दें। हमारी अध्यापक को चाहिए कि समय समय पर अपनी पदोन्नति करते रहे, योग्यता को बढ़ा रहे और उनमें उन्नति करते रहें ताकि उनकी योग्यता बढ़ती रहे और अच्छा शिक्षण, वो अच्छी व्यवस्था उनको मिल सके। ऐसे जो व्यावसायिक दायित्वों का निर्वाह है वो पूर्ण रूपेण कर सके। और जो अगर हम बात करते तो शिक्षण अभ्यास के दौरान भी व्यावसायिक जो दायित्व हमारे दिए गए हैं वो पूर्ण रूप में उनको निभा सके, क्योंकि जब बीएड या बीएसटीसी जब हम करते हैं तो कई प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों का निर्वाह करना हमारा कार्य हो जाता है। किस किस प्रकार हम शिक्षण के व्यवसाय को व्यवस्थित करें, उसका निर्वाह कैसे करें, कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्या अध्यापक का पद होता है उसके महत्व को जाने, अध्यापक समाज पर किस प्रकार से विश्वास करता है इसको जाने, अध्यापक का कर्तव्य छात्रों का
सर्वांगीण विकास करना होता है, इस बात को जाने। ये जो हमारे दायित्व को पूर्ण रूप में निर्वाह करने के योग्य बनाने का जो उद्देश्य होता है, ये भी अध्यापक का होता है। इसलिए छात्र अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास के दौरान ये बातें सिखाई जाती है ताकि वह व्यावसायिक दायित्वों का निर्वाह ठीक प्रकार से कर सके और अच्छा नागरिक बन सके। आरोह अवरोह के साथ साथ कथन करना। आरोह अवरोह के साथ साथ हमें कथन करना चाहिए। जो भी आरोह अवरोह होते हैं हमारे, जब हम किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, जैसे पाठ को हम पढ़ा रहे हैं और जैसा पाठ है हमारा, जैसे कोई हिंदी का कोई पाठ है, अगर उसमें हम क्रांतिकारी जो पाठ है उसको पढ़ा रहे, या कोई झांसी रानी लक्ष्मीबाई का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्रांतिकारी जो स्वरूप है वो हमारा आना चाहिए। उस विधि का प्रयोग हम करें, आरोह अवरोह का प्रयोग करें, वो क्रांतिकारी जोश उसमें आना चाहिए। ऐसी जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो होना चाहिए। या कोई दोहे हम पढ़ा रहे हैं तो दोहे के आरोह अवरोह के अनुसार उतार चढ़ाव भी उसमें होना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आता है। या कोई हमें वीर रस की कविता पढ़ा रहे हैं या कोई वैसा पाठ पढ़ा रहे हैं जो भी हमारे विषय वस्तु के अनुसार, जो तो अध्यापक में ये विधि प्रविधि का होना अति आवश्यक हो जाता है। जिस पाठ का विकास वो कर रहा है तो उसका आरोह अवरोह का भी ध्यान रखना है और कथन करने का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार से कथन किया जा रहा है, व्याख्यान दिया जा रहा है, पढ़ाने का तरीका क्या है, वो चीज हम इसमें सीख सकते हैं। क्योंकि अध्यापक में ये गुण होना चाहिए कि कम विषय वस्तु को भी वो बढ़ा सकता है व्याख्यान के द्वारा, और ज्यादा विषय वस्तु को कम कर सकता है व्याख्यान के द्वारा। ये सारे गुण अध्यापक में होते हैं, तभी हम इसका विकास कर सकते हैं। तो आरोह अवरोह के साथ साथ कथन करने का तरीका भी उनको सीखना चाहिए। ये भी उद्देश्य उनको शिक्षण अभ्यास के दौरान सिखाते हैं कि उतार चढ़ाव किस प्रकार पाठ में करना चाहिए ताकि पाठ रोचक पूर्ण बन सके, रुचिपूर्ण बन सके, छात्र ठीक प्रकार से सीख सके, अध्यापन कार्य कर सके और क्लास में विभिन्न प्रकार से प्रसन्न होकर के छात्र उसको सीख सके। ये आरोह अवरोह के साथ में हमें शिक्षण कराने का कार्यक्रम ये अध्यापक का होना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रभावी तरीका होता है जिससे अध्यापक में आरोह अवरोह का ज्ञान होगा, विधि प्रविधि का ज्ञान होगा, युक्तियों का ज्ञान होगा, तकनीकी का ज्ञान होगा, वो ठीक प्रकार से अपना शिक्षण करा पाए। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना भी इनका कार्य होता है। जो भी हमारे शिक्षण प्रक्रिया है उसको सरल बनाना भी हमारा एक उत्तरदायित्व हो जाता है शिक्षक का कि किस प्रकार से सरल बनाए। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शिक्षण साधनों की आवश्यकता होती है, शिक्षण विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, शिक्षण पाठ के विकास की आवश्यकता होती है। उसमें शिक्षक को पाठ का जो है अध्ययन करके जाना चाहिए ताकि हम ठीक प्रकार से अपनी प्रक्रिया को सरल बना सके। हमें सरल तरीके से प्रश्न पूछते हुए कठिनाई की ओर जाना चाहिए ताकि छात्र उसको समझ सके। हमारा पढ़ाने का तरीका प्रभावी होना चाहिए ताकि छात्र ठीक प्रकार से समझ सके। हमारे जो शिक्षण जो हम करा रहे अध्यापन कार्य कराए वो सहायक सामग्री से हम पढ़ाएंगे तो स्थायी ज्ञान उनको होगा। ये भी हमारा तरीका होना चाहिए ताकि भूल नहीं सकेगा। सहायक सामग्री को पहले से ही व्यवस्थित बना करके लाएं, ये हमारा तरीका होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके हम पाठ का विकास करें, ये हमारा तरीका होगा। संसाधनों से, कौशलों से, नवाचारों से हम उनको पढ़ाएं, ये हमारा तरीका। शिक्षण सूत्रों का हम प्रयोग करें, ये भी हमारा तरीका। शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करें, ये भी हमारा तरीका होगा। तो कई प्रकार से हम शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने का तरीका हमारा हो जाता है। और अगर वैज्ञानिक तौर पर अगर हम कोई प्रयोगात्मक रूप से उनको बता रहे हैं, प्रयोग करके कक्षा में बता रहे हैं, ये भी हमारा तरीका। या कोई श्याम पट पर चित्र बना करके हम प्रदर्शित करें, स्वयं अध्यापक सामयिक सामग्री के माध्यम से श्याम पट पर ही चित्र बना दिए जो भी विषय वस्तु है उसके, तो ये भी एक प्रभावी तरीका। जो भी प्रक्रिया है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के वो अध्यापक को पूर्ण रूप में आनी चाहिए। तो आज मैंने कई प्रकार का जो कार्यक्रम आपके समय के रखने का प्रयास कर रहा हूं, तो विभिन्न प्रकार से मैंने आपको विशेषताओं के बारे में या उद्देश्यों के बारे में या शिक्षण अभ्यास की जो प्रक्रिया के बारे में जो बताने का प्रयास किया है कि शिक्षण अभ्यास से ऐसा कार्यक्रम होता है जिस शिक्षण के दौरान जो हमें अभ्यास कराया जाता है, अध्यापक बनने से पूर्व जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उन ट्रेनिंगों के माध्यम से, उन प्रशिक्षणों के माध्यम से हम गुरुओं के द्वारा जो सीखते हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के द्वारा सीखते हैं, प्रोफेसरों के द्वारा जो सीखते हैं महाविद्यालय में, उन शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों को हम सीख करके इस शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों को विद्यालय में अपनाएं प्रयोगात्मक रूप से, ताकि हम उस ट्रेनिंग के दौरान जो भी हम
प्रयोग विद्यालय में जाकर अध्यापन के दौरान उनको पढ़ा रहे, वो सफल हो रहा है या नहीं, ठीक प्रकार से शिक्षण कौशलों का विकास हो रहा है या नहीं, शिक्षण विधि युक्तियों का प्रयोग हो रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों के अभ्यास के दौरान हम इनको विद्यालय में भेजते हैं ताकि बालकों को विभिन्न कठिनाइयों का पता चल सके, उनका वो समाधान वहाँ पर कर सके, ठीक प्रकार से शिक्षण की योग्यता उसमें विकसित हो सके, वो पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर सके, सहायक सामग्री प्रयोग करने का तरीका उनको आ सके। ये सारे जो गुण है उसके अंतर्गत हम उनमें समाहित करते हैं और समाहित करने के बाद हम इस शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम को पूरा करते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है इस शिक्षण अभ्यास के दौरान मैंने जो भी कार्यक्रम आपको समझाया वो आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नमस्कार, धन्यवाद।